दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मजेदार कहानी सरवर नीर। कहानी को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है सरवर नीर। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, सतयुग का समय चल रहा था। तब एक राज्य के राजा थे जिनका नाम था राजा अम्ब। बहुत ही बुद्धिमानी और शक्तिशाली, जिससे आसपास के राजा उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाते थे। इसके साथ साथ दोस्तों जो राजा अम्ब थे वो बहुत बड़े दानवीर भी थे। ब्राह्मणों को बहुत सारा दान किया करते थे। राजा के राज्य में सभी लोग बहुत ही खुशी से रहते थे। राजा हर अपने जो भी उनकी प्रजा थी सभी की बातें सुनना और सभी का समाधान करना, और बहुत ही अच्छे से। इसलिए वहां की जो प्रजा थी वो राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती थी। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। राजा का विवाह हुआ एक बहुत ही अमीर देश की रानी जिनका नाम था अम्बली। दोस्तों अम्बली राजा से बहुत प्यार करती थी और उनके दो बच्चे हुए जिनके नाम थे सरवर और नीर। दोनों बेटे थे। अब दोस्तों हुआ क्या, राजा जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत ज्यादा ब्राह्मणों को दान किया करते थे। एक दिन वो सो रहे होते हैं और उनको सोते समय एक सपना दिखाई देता है। और सपने में वो क्या करते हैं दोस्तों, एक ब्राह्मण आते हैं उनके पास दान मांगने के लिए और उनका राजपाट दान मांग लेते हैं। अब राजा सपने में अपना राजपाट दान कर देते, लेकिन जब राजा साहब की आंखें खुली तो देखा तो ये एक सपना था। वो एकदम से बहुत ऐसे हो गए, मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। हड़बड़ा के उठते हैं, देखते हैं कि अभी तो रात है, ये सपना था। लेकिन दोस्तों जब वो सुबह अपने सिंहासन पर जाकर बैठते हैं तो जो ब्राह्मण उन्होंने रात सपने में देखा था वही ब्राह्मण उनके दरबार में आ जाता है। अब राजा साहब तो दानवीर थे ही। जब वो उनके दरबार में पहुंच जाता है तो राजा साहब उसकी बड़ी सेवा पानी करते हैं। उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उसको खिलाए जाते हैं। अब राजा साहब उनसे कहते हैं कि बताओ आपको क्या दान चाहिए। तो ब्राह्मण उनसे 3 वचन भरवाते हैं कि आप 3 वचन भरिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, कहीं आप अपने वादे से नाट तो नहीं जाएंगे। दोस्तों राजा साहब 3 वचन भर देते हैं और बोलते हैं मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, आप बताइए आपको क्या चाहिए। दोस्तों ब्राह्मण बोलते हैं कि मुझे आपका राजपाट चाहिए। अब राजा साहब बहुत बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो जो मैंने रात सपना देखा वही एकदम रियल हो रहा है मेरे साथ। लेकिन राजा बहुत बड़े दानवीर थे, जो राजा अम्ब थे, तो उन्होंने अपना राजपाट उनको दान कर दिया। अब दोस्तों दान करने के बाद चारों प्राणी यानी कि राजा अम्ब और अम्बली जो उनकी रानी थी, दोनों उनके बेटे सरवर और नीर वहां से चल देते। खाली हाथ चलते चलते काफी टाइम हो जाता है, शाम होने लग जाती है। अब राजा साहब जो अम्ब थे वो सोचते हैं कि अब कहीं कोई रुकने का जुगाड़ देखा जाए, कहीं रुका जाए, क्योंकि थक भी चुके हैं और भूख भी लगने लगी। चलते चलते काफी दूर निकल गए थे। दोस्तों अब होता क्या है कि जब वो अपनी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं तो पहले जमाने में या पहले टाइम में ऐसी कुछ सराय होती थी रुकने के लिए। तो वहीं एक सराय में पहुंच जाते हैं। जब सराय में पहुंच जाते हैं तो भटियारिन की सराय होती थी, वहां पर राजा साहब पहुंच जाते हैं। जब पहुंचे वहां पर तो एक भिखारी जैसा भेष देख के जो भटियारन थी वो बड़ा उनको ऐसे बिहेव करती है उनके साथ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये एक राजा थे अभी एक दिन पहले, लेकिन आज हालातों ने उनको एक भिखारी जैसा बना दिया है। दोस्तों खैर कोई बात नहीं, वो उनके यहाँ ठहरने के लिए बात करते हैं तो भटियारन बोलती है कि भाई फ्री में तो मैं आपको नहीं रख सकती, आप क्या काम करते हो या क्या कर सकते हो। तो वो क्या कहते हैं कि भाई आज तो हम मजबूर हैं, आज हमें रख लीजिए, कल से मैं काम पर जाऊंगा और मेरी जो वाइफ है या जो मेरी पत्नी है वो घर का काम करेगी और मैं जंगल से जाके लकड़ियां चुप कर मतलब काट कर लाऊंगा। दोस्तों ये उनका जो सौदा था ये हो चुका होता है और इस तरह से वो रहने लग जाते हैं वहां पर। यानी कि अब रानी जो थी वो वहां का उनका घर का काम करेंगी और राजा साहब लकड़ियां लेने जंगल में जाएंगे। बच्चे थोड़ा छोटे थे उनके। अब दोस्तों ये होता है कि अगले दिन 2 दिन 4 दिन लगातार राजा साहब ऐसे ही लकड़ियां काटने जाते हैं और लकड़ियां लाके उनको बेचते हैं और अपना ऐसे ही गुजारा करने लग जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है। कुछ दिन बाद भटियारन के पास एक
बंदा होता है दोस्तों जिनका नाम होता है सौदागर। वो एक पानी का जहाज ड्राइवर होते हैं, यानी कि पानी का जहाज चलाते हैं, तो वो भी उनकी सराह में आ जाते हैं। और उनकी कुछ आपसी दोस्ती भी थी, अक्सर वो वहां पर आया जाया करते थे। लेकिन दोस्तों जो अब जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो उनकी नजर पड़ती है रानी अमली पर। अमली जो थी वो बहुत सुंदर थी। जब उनको देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं उन पर। अब वो भटियारन से इसके लिए बात करते हैं कि ये कौन है, यहाँ कैसे है, सब कुछ उनके बारे में पूछते हैं। उन्हें लगा कि ये तो ऐसे ही कोई गरीब गुरबा औरत है और इसको कुछ बहकाया जाए। लेकिन दोस्तों जब वो उनकी कोई बात नहीं मानती है तो भटियारन को वो एक मतलब बहुत एक गिफ्ट टाइप में देने की बात करते हैं कि मैं तुझे बहुत सारी सोने की असरपियां दूंगा और तुम कैसे भी करके इसे मेरे पास मेरे जहाज तक इसको पहुंचवा दो। अब भटियारन तो दोस्तों पैसे की लालचन थी, तो उनकी बातों को समझ गई और उनके लालच में फंस गई। अब जो सौदागर थे वो वहां से चले जाते हैं। अब भटियारन को जो उन्होंने दिया था ऑप्शन कि अगर तुम ये मेरे पास ले आओगी तो मैं तुम्हें इसके बदले इतनी सारी असरपियां दूंगा, तो उनके दिमाग में बस वही पॉइंट घूम रहा होता है कि अब कैसे जुगाड़ बनाया जाए और कैसे रानी अम्बली को उनके जहाज तक पहुंचाया जाए। वो इसी प्लानिंग में लग जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन वो जब राजा अम्ब जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे, तो रानी अकेली होती है घर में, तो वो उनसे बोलती है भटियारन रानी अम्बली से कि चल आज तुझे मैं शहर या बाजार दिखाकर लाती हूँ, तूने कभी बाजार नहीं देखा। तो वो उनके साथ चली जाती है। बच्चे जो होते हैं वो घर पे ही वहीं आसपास कहीं खेल रहे होते हैं। अब वो दोनों यानी कि रानी अम्बली और भटियारन दोनों की दोनों शहर चली जाती हैं और वहीं पर जो उनकी पूरी प्लानिंग पहले से हो रखी थी वो पूरी प्लानिंग चल रही होती है। अब दोस्तों वो क्या करते हैं कि चलो कुछ खाने पीने का सामान लेके चलते हैं, जिससे हम सौदागर को कुछ खाने का सामान भी साथ में दिया आएंगे वहां पर, क्योंकि उनका भी जो चक्कर था वो काफी काफी टाइम में लगता था। अब जैसे ही दोस्तों वो वहां जहां उनका जहाज खड़ा हुआ था या जहां कोई जगह बनी हुई थी वहां पर वो पहुंच जाते हैं। अब भटियारन रानी अम्बली से कहती है कि जाओ तुम जहाज में ये खाना या जो भी सामान था वो दे आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करती हूँ। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही वो जहाज में अंदर एंटर करती हैं या जहाज में अंदर चढ़ती हैं तो तुरंत वो जहाज को चला देता है और भटियारन फंस जाती है। सॉरी, जो रानी अम्बली थी वो वहीं फंस जाती है। बहुत रोती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं सुनता और वो उनको वहां से लेके चला जाता है। भटियारन वापस आ जाती है क्योंकि उसे तो वही चाहिए था, क्योंकि वो तो लालची थी और लालच की भरी हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि इसको तो एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला था। अब जब शाम को राजा साहब जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आते हैं, अब देखते हैं कि आज रानी अम्बली नहीं दिखाई दे रही। बच्चों से पूछते हैं बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है, तो वो कहते हैं पता नहीं, हमें तो सुबह की गई हुई है, उसके बाद का हमें नहीं पता। फिर वो भटियारन से बात करते हैं कि भटियारन मेरी जो पत्नी थी वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अब भटियारन उनसे कहती है मुझे नहीं पता कि तेरी पत्नी कहाँ है, भाग गई होगी किसी के साथ, ये वो उस पर वो गलत गलत मतलब इल्जाम लगा देती है और एंड ये होता है कि उनको वहां से वो भगा देती है कि तुम भी यहाँ से निकलो और तुम्हारी जो पत्नी थी बहुत गलत औरत थी और वो यहाँ से कहीं भाग गई होगी। अब राजा साहब बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती है और समय भी दोस्तों शाम का हो रहा था। तो अब राजा साहब बड़े चिंतित हो उठते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। दोनों बच्चों को लेकर राजा साहब वहां से निकल पड़ते हैं। चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। एक दिन चले, दूसरे दिन चलते रहते हैं, कहीं ढूंढते हैं ऐसा कोई जगह ठिकाना मिल जाए। अब दोस्तों चलते चलते रात हो जाती है दूसरे दिन की। जब रात हो जाती है तो रास्ते में जंगल में जब वो चल रहे होते हैं तो एक दरिया पड़ती है। दरिया मतलब एक बड़ा नाला टाइप से वो पड़ती है। अब उनको वो पार करनी थी। अब दोस्तों पार करने के लिए उसके अंदर जाना था क्योंकि उसमें बहुत तेज पानी का बहाव था। अब क्या करते हैं राजा साहब, पहले एक बेटे को अपने कंधे पर बिठाते हैं और उसको नदी पार करवा देते हैं। जब उसको पल्ली पार यानी कि दूसरी पार पर छोड़ के आ जाते हैं, जब दूसरे बेटे को यानी कि सरवर को वो छोड़ के आ जाते हैं, जब नीर को लेने आते हैं तो उनका दरिया में पैर फिसल जाता है और दोस्तों वो बह जाते हैं। अब बह जाते हैं दोस्तों। अब दोनों भाई एक नदी के उस पार है, एक नदी के इस पार है। दोनों बेचारे बड़े परेशान रोने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है कि हम एक राजा के वारिस थे
और आज इस जंगल में, बियाबान जंगल में ऐसे भटक गए और हमारे माँ बाप भी मतलब हमसे दूर चले गए। और दोस्तों वाकई बात गहरी हो जाती है यहाँ पर आने पर। अब 3 जगह बिछड़ चुके, माँ का कोई पता नहीं, पिता बह गए दरिया में, अब दोनों बच्चे वहां पर परेशान है। कहानी 3 जगह डिवाइड हो चुकी है यहाँ पे आने के बाद। अब दोस्तों बात करें उधर भटियारन की तरफ, यानी कि रानी अम्बली की तरफ, तो रानी अम्बली जब सौदागर के जहाज पर होती है तो वो उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे हामी नहीं भरती है। जब बहुत ज्यादा उनकी ऐसी बहस होती रहती है तो उन दोनों में एक फैसला होता है कि मैं 12 साल तक तुझे अपनी बहन बना के रखूंगा और 12 साल कंप्लीट होने के बाद मैं तुझसे शादी करूंगा। वो इस बात को मान जाती है। फिर अब दूसरी तरफ दोस्तों क्या होता है, जब सरवर और नीर रात वो जब हो ही रही होती है और बहुत ज्यादा बिलक रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, क्योंकि जंगल था, जंगल में जंगली जानवर बहुत ज्यादा मतलब वहां पर वो परेशान होते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके रात काटते हैं। अब दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, वहीं पे पास ही कोई बस्ती थी जिसमें धोबी परिवार यानी कि धोबी का परिवार रहता था। वो थोड़ा सा वहीं के आसपास एक घाट बना हुआ था, वहां पर वो कपड़े धोने के लिए आया करते थे अक्सर, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो जब धोबी और धोबन सुबह जब दिन निकलता है तो वो अपना रोजीना के जो उनका डेली काम था वो अपना कपड़े धोने के लिए वहां पर आते हैं। जब कपड़े धोने के लिए आते हैं तो धोबन जो थी उनको कुछ ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो अपने पति से कहती हैं कि ऐसे लग रहा है कि कोई आसपास कोई बच्चा रो रहा है। अब जो धोबी थे वो सुनते हैं उनकी आवाज, वो कहते हैं हाँ लगता तो है कोई ना कोई आसपास कोई बच्चा रो रहा है। दोस्तों फिर क्या था, वो ढूंढने लग जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा दरिया के इस पार है, एक दूसरी पार है। वो दोनों को एक जगह लेके आते हैं और फिर अपने पास लाकर उनसे उनकी सारी कहानी पूछते हैं। तो वो अपने दोनों उनको सारी कहानी बताते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है और हमारे भी कोई आस औलाद कोई बच्चा नहीं है, तो आज से हम ही तुम्हारे माँ बाप होंगे और तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। दोनों के दोनों उनको दोनों बच्चों को अपने घर ले जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज हमारी भगवान ने हमारी सुन ली कि हमारी औलाद ना होने पर भी आज हमें 2-2 बेटे एक साथ मिल गए। क्योंकि उनकी नजर में तो ये हो चुका था कि हमारी माँ भी खत्म हो चुकी है और हमारा बाप भी खत्म हो चुका है। छोटे बच्चे थे। अब दोस्तों जो उनका पिता था वो जब दरिया में बहकर जा रहे होते हैं तो बहते बहते काफी दूर निकल जाते हैं, बट क्या होता है कहीं ऐसी कोई जगह आती है, ऐसी कोई चीज आती है जिससे क्या है उनका हाथ उसमें अटक जाता है और वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसकी मदद से वो बाहर निकल आते हैं। अब जैसे तैसे करके वो बाहर निकलते हैं। अब वहां से वो वापस जब चलने लगते हैं, कुछ दूर चलते चलते अचानक से दोस्तों किसी गांव या कोई जो वहां का एरिया था वहां पर किसी की मृत्यु हो जाती और वो मृत्यु किसी राजा की होती है और उन राजा का नाम था धर्म सिंह। उनकी मरने से पहले उन्होंने एक अपना बयान दिया था या अपनी एक बात कही थी अपनी सेना से, क्योंकि राजा साहब का कोई वारिस नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, लेकिन राजा साहब बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि अगर मैं मर जाऊं किसी कारणवश तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा जो मेरी अर्थी के सामने गांव के बाहर सबसे पहले आएगा। अब दोस्तों होता क्या है, उनकी जितनी भी सेना थी उन्होंने ये बात स्वीकार करी कि भाई ठीक है हम वही उसी को राजा या उसी को उत्तराधिकारी बना देंगे। अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोस्तों वही जो राजा अम्ब थे वही सामने आ जाते हैं और उनको पकड़ कर वहां से ले जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार किया राजा धर्म सिंह का, लेकिन राजा अम्ब बहुत परेशान है इस कंडीशन में। पहले तो वो ये परेशान है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कितना दिन हो गए मेरे को यहाँ बहते हुए, क्या हुआ होगा किसके साथ, कैसे होंगे, वो मतलब अपनी कहानी बताने लगते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं और उनको जबरदस्ती लाके राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है और नए राजा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों अब ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, इधर राजा साहब अपने राजपाट में लग जाते हैं, उधर वो जो रानी अम्बली थी वो भी धीरे धीरे अपना चल रहा, उनका भी टाइम कट रहा था।
इधर जो दो बच्चे थे सरवर और नीर, वो भी धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। और दोस्तों एक ये स्टेज आ जाती है कि वो एक नौकरी करने की जिद करने लगते हैं। यानी कि जिनके जो धोबी धोबन थे, जिनके पास वो रहते थे, फिर उन्हीं को अपने माँ बाप मानने लगे थे। और अब अपने ही मम्मी पापा उन्हीं को मानते हुए कहते हैं कि पापा या मम्मी जो भी, कि हम अब नौकरी करना चाहते हैं, हम पढ़ लिख लिए, इस लेवल पर पहुंच गए कि अब हम कोई रोजगार करना चाहते हैं। कोई नहीं दोस्तों, होता यह है, रोजगार के लिए वो निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो उसी राजा यानी कि अपने पिताजी के पास, जो उनके रियल पिता थे यानी कि राजा अम्ब जो थे, उन्हीं के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर गुजारिश लगाते हैं कि राजा साहब, हमें नौकरी करनी है और हम नौकरी के योग्य भी हैं, हमें कोई छोटी मोटी जैसी भी हो, हमें नौकरी दी जाए, हम बड़े परेशान हैं और हम नौकरी के लिए आपके पास आए। राजा साहब उनसे बात करते हैं और उनकी सारी बातें सुनते हैं और उनको एक नौकरी दे देते हैं, दोनों को चौकीदारी टाइप में। अब दोस्तों क्या होता है, जब दोनों को नौकरी मिल जाती है, उसके बाद कहानी बनती है कि उनकी जब ड्यूटी लगाई जाती है तो उनको चौकीदारी के लिए वही सौदागर का जो जहाज होता है, जिस पर वो ड्राइवर होता था, उसी जहाज पर उनकी चौकीदारी की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपकी ड्यूटी इस जहाज पर रहेगी, आपको इस जहाज की जो भी सामान आता है या जाता है उसकी चौकीदारी करनी। बड़े खुश थे दोनों बच्चे, क्योंकि नौकरी मिल गई और वो भी बहुत जल्दी। कोई नहीं दोस्तों, जब वो रात को वहां पर अपना जो भी दिया हुआ टाइम था, उस टाइम पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचते हैं, अंधेरी रात होती है। अब दोनों भैया आपस में बात करते हैं, तो नीर बोलता है सरवर से, भैया कोई ऐसी बात बताओ जिससे, या कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे टाइम कटे, क्योंकि रात तो बहुत लंबी यार, ऐसे बैठे बैठे या अकेले शांति में तो रात कटनी है नहीं। तो कोई ऐसी कहानी कहो जिससे मेरी मन भी लगे और मतलब रात कटे आराम से। तो वो सरवर बोलता है नीर से कि बता, अपवीती सुनाऊं या जगवीती सुनाऊं। दोस्तों तो नीर कहता है कि यार जगवीती तो दुनिया सुनाती है, आज तुम अपवीती सुनाओ। उनकी ये सारी बातें जो उनकी मम्मी थी यानी कि जो उनकी माँ थी, वो सुन रही होती है, क्योंकि वो जहाज के अंदर थी। लेकिन जब कहानी शुरू होती है, जब वो अपना नाम लेते हैं, अपने पिताजी का नाम लेते हैं, क्योंकि कहानी अपवीती चल रही थी यानी कि जो अपने ऊपर बीती है, तो वो उनके एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि ये कहानी तो कुछ कुछ मेरे जैसी बन गई है। वो उनकी फिर वो कहानी को और डीप जाकर सुनना चाहती है, तो वो और उनके पास आ जाती है, लेकिन चुपके से उनकी वो पूरी की पूरी कहानी सुनती है, जो उन्होंने बताई कि हम राजा के वारिस थे, बेटे थे, हमारा राजपाट होता था और हालातों ने आज हमें ऐसी जगह लाके पटक दिया। हमारी माँ थी, उनका भी कोई पता नहीं, हमारे पिता थे, उनका भी कोई पता नहीं। अब जब वो कहानी सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, यार ये तो दोनों बेटे मेरे ही हैं। अब समस्या बहुत तगड़ी कि अब कैसे उनको माना जाए, कैसे उनको बताया जाए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है अगर डायरेक्टली जाके बोल दिया जाए तो रानी अम्बली क्या करती हैं, उन्होंने जहाज का सारा सामान समुद्र में फेंक देती। अब समुद्र में सामान फेंक देती हैं कि कैसे मुझे भेद खोलना है। अब जब होता ये दोस्तों, जब उस सुबह जब वो अपने घर आ जाते हैं, अब शिकायत पहुंचती है राजा साहब के पास कि भाई आप जहाज लूट लिया गया और आपके जो सैनिक थे उन्होंने कोई भी ऐसी मदद नहीं की और उनकी गैर मौजूदगी की वजह से जहाज लूट गया। लेकिन ये सारी खेल जो चल रहा था या जो खेला जा रहा था, ये अब रानी अम्बली खेल रही। कोई नहीं दोस्तों, अब राजा साहब के दरबार में जब ये शिकायत पहुंचती है, राजा साहब बहुत गुस्सा होते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा उन दोनों सैनिकों को बुलाते हैं और रानी अम्बली भी वहां पर मौजूद होती हैं और सौदागर भी वहां पर मौजूद होते हैं। अब जब सारी बातें उनसे पूछी जाने लगी तो वो तो बेचारे पहले ही परेशान थे। वो कहते हैं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है हमारे सामने, या हमारे जब भी हमने तो पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करी है वहां पे। लेकिन जब राजा साहब बहुत ज्यादा उनसे टाइट बोलते हैं तो वो मतलब डर जाते हैं, बोलते हैं कि जी भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो रानी अम्बरी जो होती हैं वो उनसे बोलती हैं कि ठीक है, तुम्हें एक शर्त पे माफ किया जाएगा, तुम एक काम करो, जो तुमने रात जो कहानी सुनाई थी वही कहानी अब तुम दोबारा सुनाओ। अब वो बेचारे थोड़ा सा डरे हुए थे, बोले ऐसी तो हमने कोई कहानी नहीं सुनाई।
कहते नहीं, तुमने बात एक कहानी सुनाई थी, वही कहानी दोबारा सुनाओगे तभी तुम्हारी जान शायद बच सकती है, नहीं तो तुम्हें फांसी तो कम से कम लगेगी ही लगेगी। दोस्तों वो वही कहानी सुनाने लगते हैं। जैसे ही वो कहानी थोड़ी सी ही शुरू करते हैं, राजा साहब के भी कान खड़े हो जाते हैं। राजा साहब एकदम चिंतित होकर खड़े होते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो दोनों बेटे मेरे हैं। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो दोस्तों राजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उधर रानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। राजा साहब एकदम से कुर्सी छोड़कर वहां से भागते हैं और दोनों बेटों को गले लगा देते हैं। उधर से उनकी माँ थी यानी कि रानी अम्बली, वो भागती हैं, वो उनसे चिपट जाती हैं। चारों के चारों रोने लग जाते हैं। 5-10 मिनट ऐसे ही अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं, फिर बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो जो भटियारन थी उसको और दोस्तों जो सौदागर था उसको, दोनों को बुला के वहां पर दोनों को फांसी का ऑर्डर दिया जाता है। और वहीं दोस्तों जो जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था यानी कि जो धोबी थे, धोबी धोबन, उनको वो अपने राज्य में से आधा राजपाट दान दे देते। इस तरह से दोस्तों ये पूरा इनका मिलान होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।